गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम लोग नाइन्थ का मोशन गत चैप्टर पढ़ रहे थे और उस गत चैप्टर में आपको मैंने दूरी और विस्थापन के बारे में बताया था। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। आज उसी के आगे से हम लोग पढ़ेंगे, खासकर गति कितने प्रकार की होती है और त्वरित गति क्या होती है, एक समान त्वरित गति क्या होती है, ये सब बारी बातें आपको हम बताएंगे। आइए पहले जो दूरी और विस्थापन में अंतर समझाया था मैंने कि एक्चुअल पाथ जो होता है, वास्तविक पथ जो होता है, वही आपकी दूरी और प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य का जो न्यूनतम पथ होता है वो विस्थापन कहलाता है। इसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल देखते हैं, इसके बाद हम बात को अपनी आगे बढ़ाते हैं। तो ध्यान देंगे, एक बड़ा अच्छा सवाल है ये आपका। यदि कोई वस्तु अर्ध गोलाकार पथ पर चल रही है जिसकी त्रिज्या 10 मीटर है और यदि प्रारंभिक और अंतिम स्थिति ए और बी हो तो उस वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन और दूरी क्या होगी। तो आप समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये एक अर्धवृत्ताकार जो है ये पथ है। ये वस्तु बिंदु ए से बिंदु बी तक गई है, ये आपका 10 मीटर है इसकी त्रिज्या, अर्थात ये भी 10 मीटर हो गया और ये भी 10 मीटर हो गया और ये इस पथ को तय करती हुई ये इस तरह गई है। तो यहाँ पर जो विस्थापन हो जाएगा, विस्थापन मतलब न्यूनतम दूरी ए से बी तक की, तो ए बी दैट इज ये कितना हो जाएगा आपका 10 मीटर प्लस 10 मीटर, कुल मिलाकर जो विस्थापन आ जाएगा वो 20 मीटर किधर ए से बी की तरफ, दिशा भी समझनी चाहिए आपको, ए से बी की तरफ। और दूरी कितनी हो जाएगी भाई, दूरी एक्चुअल पाथ अगर ये सी से होता हुआ गया है दैट इज ए सी बी। और आप समझ सकते हैं कि जो वृत्त होती है उसकी जो पूरी सरकमफरेंस होती है, परिधि होती है, वो 2 पाई आर होती है और ये आधा है, इट मीन्स पाई आर, पाई आर। तो फिर कितना आ गया, ये आर की वैल्यू 10, तो 10 पाई मीटर ये आपकी दूरी हो गई। तो इस तरह से विस्थापन 20 मीटर और दूरी 10 पाई मीटर। पाई की वैल्यू 3.14 होती है। अगर इसको रख के यहाँ सॉल्व करेंगे आप तो ये लगभग 31.4 मीटर आ रही है। और यहाँ से ये भी निष्कर्ष निकल रहा है कि दूरी सदा विस्थापन से ज़्यादा और बहुत अगर हुआ तो उसके बराबर होती है। चलिए इसके बाद गति जाने हम लोग। गति में पहला प्रकार जानेंगे हम, एक समान गति क्या होती है। तो एक समान गति में यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उसे हम एक समान गति कहते हैं। जैसे पहले 2 सेकंड के अंदर 2 मीटर चलेगा तो अगले 2 सेकंड के अंदर भी 2 मीटर चलेगा, फिर अगले 2 सेकंड के अंदर फिर 2 मीटर चलेगा। इसका मतलब समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है। तो इस तरह गति जो है वो एक समान गति कहलाती है। और यहाँ पर एसटी ग्राफ और वीटी ग्राफ से ये बातें क्लियर की गई हैं। एसटी ग्राफ माने विस्थापन समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ, और वीटी ग्राफ मतलब वेग समय ग्राफ। यहाँ पर दूरी समय ग्राफ में आप देख रहे हैं कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट, जितना इधर बढ़ रहा है उसी रेशियो में इधर बढ़ रहा है। तो ये हमेशा एसटी ग्राफ एक सरल रेखा होता है और वीटी ग्राफ भी एक सरल रेखा है, लेकिन ये समय अक्ष के समांतर, क्योंकि वेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो यहाँ पर एक समान गति में एसटी ग्राफ एक सरल रेखा होता है, एक बात। और दूसरी बात, वीटी ग्राफ समय अक्ष के समांतर सरल रेखा होता है। चलिए ये एसटी ग्राफ और वीटी ग्राफ समझ में आ गया, दूरी समय ग्राफ और वेग समय ग्राफ एक समान गति में कैसे होता है, ये बात आपके ध्यान में आ जाना चाहिए। इसके बाद आता है असमान गति। असमान गति नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर समान समय अंतराल में अलग अलग दूरियां तय करता है, जैसे पहले 2 सेकंड में 2 मीटर और अगले 2 सेकंड में 5 मीटर, फिर अगले 2 सेकंड में 8 मीटर, इस तरह से दूरी आप देख रहे हैं अलग अलग तय हो रही है। और अगर अलग अलग दूरी तय होती है तो इसे हम
असमान चाल करते हैं। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे तो उसे हम असमान चाल करते हैं। और असमान चाल में कई प्रकार हैं इसके, जैसे त्वरित गति क्या होता है, मंदन गति क्या होता है। तो त्वरित गति में नाम से स्पष्ट है, त्वरण एक्सेलरेशन, स्पीड बढ़ती जाएगी, और मंदन में डी एक्सेलरेशन, जिसको रिटार्डेशन भी बोलते हैं, यहाँ पर गति घटती जाएगी। तो त्वरित गति देख लेगा, यदि वस्तु की गति समय के साथ बढ़ती जाती है, स्पीड बढ़ रही है, पहले 2 मीटर पर सेकंड थी, फिर 3 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर 4 मीटर पर सेकंड हो गई, बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है, तो इस तरह की गति को हम त्वरित गति कहते हैं। और अगर स्पीड घट रही है, पहले 5 मीटर पर सेकंड थी, फिर 2 मीटर पर सेकंड आ गई, फिर 1 मीटर पर सेकंड हो गई, स्पीड घट जा रही है, तो इसे हम मंदन गति या रिटार्डेड मोशन बोलते हैं। त्वरण में भी 2 प्रकार के बड़े महत्वपूर्ण है, 9th में ये सब बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। एक समान त्वरण, अगर गति या जो वेग है उसके बढ़ने की जो दर है, समय दर है, वो समान हो। इक्वल टाइम इंटरवल में यदि वस्तु समान समय अंतराल में समान वेग परिवर्तन करता है, पहले 2 सेकंड में वेग बढ़ करके 2 मीटर पर सेकंड से 3 मीटर पर सेकंड हुआ, तो अगले 2 सेकंड में भी 3 से बढ़ के 4 हो जाए, मतलब एक का ही अंतर हर बार आ रहा है, उतना ही समय अंतराल उतना ही वेग परिवर्तन। इस तरह की जो आपके त्वरण होता है उसको हम एक समान त्वरण कहते हैं। और इसका जो वीटी ग्राफ होता है, यहाँ देखिए वेग परिवर्तन नहीं हो रहा था एक समान गति में, जो भी वेग है फिक्स है, लेकिन यहाँ वेग बदल रहा है और निर्धारित दर से बदल रहा है। इसका मतलब वीटी ग्राफ एक सरल रेखा है, यहाँ भी सरल रेखा थी, लेकिन ये समय अक्ष के पैरेलल थी, वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था, एक समान गति थी। यहाँ पर सरल रेखा है लेकिन इंक्लाइंड है, झुकी हुई है, समय अक्ष के समांतर नहीं है, झुकी हुई है और एक समान दर से आगे बढ़ रही है। इसका मतलब ये एक समान त्वरण कहलाता है। इसी तरीके से असमान त्वरण, समान समांतराल में असमान वेग परिवर्तन, पहले 2 सेकंड में 1 से 2 हुआ और अगले ही 2 सेकंड में 2 से 7 हो गया। तो पहले में जो परिवर्तन हुआ 1 मीटर पर सेकंड का था, दूसरे में परिवर्तन हुआ वो पता लग रहा है कि 2 से अब 7 मतलब 5 मीटर पर सेकंड का परिवर्तन हो गया। तो परिवर्तन अगर समान समांतराल में अलग अलग परिवर्तन हो रहा है तो ये आपका असमान, इसे हम असमान त्वरण कहते हैं, असमान त्वरण कहते हैं। और आप देखते हैं कि समान त्वरण का जो वीटी ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, और असमान त्वरण का जो वीटी ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। तो इस तरीके से गति के प्रकार आपने जाने, और दूरी विस्थापन पर एक सवाल देखा यहाँ पर। ये आज की बात आपको समझ में आई होगी मेरे समझ से। इसके आगे के कुछ टॉपिक हम आपको बताएंगे, जैसे चाल क्या होता है, वेग क्या है, एक समान में त्वरण किसे कहते हैं, इस पर कुछ सवाल में दिखाएंगे। ये हम लोग अभी आगे देखते हैं। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने गति के प्रकार पढ़े थे। आइए जरा एक और भौतिक राशि से हम लोग परिचित हों। चाल, स्पीड क्या होता है? वस्तु द्वारा दूरी तय करने की समय दर को चाल कहते हैं। दूरी बटा समय, चाल बराबर चली गई दूरी बटा समय। दूरी को s से इंडिकेट करते हैं, समय को t से, तो v = s × t। चाल प्रति एकांक समय में चली गई दूरी होती है। चाल एक अदिश राशि है, इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। परिमाण में 2 चीजें, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। जैसे 5 मीटर पर सेकंड, तो 5 जो है ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, मीटर पर सेकंड ये यूनिट हो गई। चाल का मात्रक जैसा बता दिया मैंने आपको कि मीटर पर सेकंड होती है, और एक समान चाल में समान समांतराल में समान दूरी तय की जाती है, और असमान चाल में समान समांतराल में असमान दूरी तय की जाती है। इस पर हम लोग डिटेल में ग्राफ के द्वारा भी, इसके पूर्व जो लेक्चर था उसमें हम लोग समझ चुके हैं। असमान चाल की स्थिति में हम लोग औसत चाल निकालते हैं। ये औसत चाल क्या होता है? तो कुल दूरी बटा कुल समय। 2 तरह की चाल समझेंगे आप, एक तात्कालिक चाल, एक औसत चाल। कुल दूरी बटा कुल समय, ये औसत चाल। किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, जैसे मोटरसाइकिल चला रहे हो या कार चला रहे हो, उस समय जो स्पीडोमीटर शो करता है वो उस समय आपकी वर्तमान स्पीड क्या है, तात्कालिक चाल क्या है, बहुत कम समय अंतराल के लिए चाल क्या है, वो आपकी तात्कालिक चाल को इंडिकेट करता है, जो हम लोग थोड़ा सा बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे। आइए औसत चाल पे एक सवाल देखा जाए, बड़ा अच्छा सा सवाल है। किसी वस्तु की चाल का मापन मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर में करें। यदि वस्तु 40 किलोमीटर
की दूरी 5 घंटे में पूरा करता है। तो चलिए वस्तु द्वारा तय दूरी 40 किलोमीटर, लगा समय 5 घंटे, 5 आवर, औसत चाल कुल दूरी बटा कुल समय। ये सूत्र आप समझ रहे हैं, जान रहे हैं आप, ऐसे एग्जाम में इंडिकेट किया कीजिए बाकायदा, इससे अच्छा नंबर मिले। तो v बराबर आ जाएगा S/T। S कितना है 40 किलोमीटर, समय कितना है 5 आवर, तो v बराबर आ जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। ये आपका पहला उत्तर है। पुनः इसको हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। पुनः किलोमीटर पर आवर को हम 1000 मीटर बटे 3600 सेकंड, आवर को सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 × 60, पहले 1 आवर बराबर 60 मिनट, फिर 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो 60 × 60 बने 3600, और 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है। इसको अगर आप कट करके सॉल्व करेंगे तो ये 5/18 आएगा, ध्यान रखिएगा। तो कभी भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब मीटर प्रति सेकंड में निरूपित करने पर v बराबर आ जाएगा 8 × 5/18 मीटर पर सेकंड। ध्यान देना चाहिए कि 8 × 5/18 मीटर पर सेकंड। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 8 × 5 = 40 आ गया यहाँ पर, ये 18 मीटर पर सेकंड, और इसको फाइनल कर दें अगर हम 18 × 2 = 36, 4 बच गया, फिर 18 × 2 = 36, तो 2.22 मीटर पर सेकंड ये आपका वैल्यू आएगी। यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि 5/18 ये वो कारक है जिससे हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलते हैं। तो इस तरह से आपको चाल क्या होती है, औसत चाल क्या होती है, एक समान चाल, असमान चाल, अदिश राशि है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड, और बिना मात्रक कोई चीज मत लिखिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर किलोमीटर पर आवर मात्रक था तो वैल्यू 8 आ रही थी, मात्रक बदल गया, वैल्यू बदल गई। तो इस तरीके से चाल के बारे में आपने समझा होगा। अभी हम लोग आगे वेग के बारे में समझेंगे। थैंक यू बच्चों। प्यारे बच्चों, अभी हम लोगों ने चाल के बारे में पढ़ा था। चाल एक अदिश राशि है। अब हम वेग के बारे में पढ़ेंगे। वेग एक सदिश राशि है। तो किसी वस्तु का वेग क्या होता है, तो वस्तु द्वारा विस्थापन तय करने की समय दर को वेग कहते हैं। वेग तय विस्थापन बटा समय, और जैसा कि आप जानते हैं विस्थापन माने न्यूनतम पथ होता है, अर्थात ये एक सदिश राशि है। v = S/T। यहाँ देखिए वेक्टर लगा हुआ है, ऊपर एरो लगा है, इसका मतलब ये दिशा के सहित लिखा जाना है, समझा जाना है। वेग एक सदिश राशि है, इसमें केवल परिमाण नहीं, इसमें परिमाण के साथ दिशा भी होती है। वेग का मात्रक भी वही मीटर पर सेकंड ही है। एक समान वेग में समान समयांतराल में समान विस्थापन होता है, उतना ही समय में उतना ही विस्थापन होगा। अगर पहले 1 सेकंड में 5 मीटर का विस्थापन हुआ है तो अगले 1 सेकंड में भी 5 ही मीटर का विस्थापन होगा। असमान वेग में समान समांतराल में असमान विस्थापन होता है। असमान वेग की स्थिति में औसत वेग ज्ञात करना पड़ता है, और औसत वेग ज्ञात करने के 2 तरीके हैं। कुल विस्थापन बटा कुल समय से भी आप काम कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर एक समान त्वरण हो तभी केवल, वरना यही फार्मूला लगेगा आपका, कुल विस्थापन बटा कुल समय। ये फार्मूला कब लग जाता है, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा समय, औसत शुरू वाले का बाद वाले का बटे 2। तो ये कब लग जाता है, जब समान वेग परिवर्तन की दर हो, अर्थात एक समान त्वरण हो। तो ये भी फार्मूला काम आता है। ये भी तरीका है जिससे हम
औसत वेग निकाल सकते हैं। प्रारंभिक वेग धन अंतिम वेग बटे समय। अन्यथा की स्थिति में ये फार्मूला हर जगह लगेगा, चाहे एक समान त्वरण हो चाहे असमान त्वरण हो। औसत वेग क्या होता है? कुल विस्थापन बटा कुल समय। चलिए एक सवाल के माध्यम से हम इसको समझते हैं। यदि कोई मोटर का 20 किलोमीटर का विस्थापन पहले घंटे में, 40 किलोमीटर का विस्थापन दूसरे घंटे में और अंत में 30 किलोमीटर का विस्थापन अंतिम एक घंटे में पूरा करे, तो औसत वेग ज्ञात कीजिए। तो कुल विस्थापन, जबकि विस्थापन की दिशाएं समान है, अगर दिशा अलग अलग है तो यहाँ पर हमको फिर सदिश योग करना पड़ेगा, वो फिर बड़ी कक्षाओं की चीज हो जाएगी। कुल विस्थापन कितना हो गया भाई? पहले हो गया 20 किलोमीटर, फिर समान है उसी दिशा में तो 40 किलोमीटर, फिर 30 किलोमीटर। तो इस तरह से आप देख रहे हैं 90 किलोमीटर का कुल विस्थापन हो गया। कुल समय कितना लग गया भाई? कुल समय तो पहला 1 घंटा प्लस दूसरा 1 घंटा प्लस तीसरा 1 घंटा, कुल मिला के 3 घंटा। इसलिए औसत वेग हम जानते हैं कुल विस्थापन बटा कुल समय। ये आपका फॉर्मूला है जिससे आप बात करते हैं। फार्मूला एग्जाम में, ध्यान रखिए, एग्जाम में सवाल पढ़ के गिवन क्या है, दिया क्या गया है, इसको स्पष्ट रूप से लिखा कीजिए और इसके बाद किस फार्मूले से आप बात को पूरा कर रहे हैं उसको स्पष्ट रूप से लिख करके ब्लॉक करिए। इस पर अच्छे नंबर मिलते हैं और अध्यापक के दिमाग में ये बात आ जाती है कि कहाँ कौन सी चीज़ लिखी गई है। यहाँ पर वी एवरेज कुल विस्थापन डेल्टा एस बटे डेल्टा टी, ये सूत्र हो गया। यहाँ पर कुल विस्थापन है 90 किलोमीटर, कुल समय है 3 घंटे, तो इसलिए वी एवरेज की जो वैल्यू आ गई वो 30 किलोमीटर बराबर आ गई। और अगर इसमें दिशा भी इंडिकेट की गई होती तो हमें दिशा भी आगे लिखनी पड़ती। बहरहाल आपको समझ में आ गया होगा कि वेग क्या होता है, कुल विस्थापन बटा कुल समय। वेग एक सदिश राशि है, इसमें परिमाण के साथ दिशा भी होती है, ध्यान रखिएगा। मात्रक मीटर पर सेकंड ही इसका भी है। इसके अलावा एक समान वेग, असमान वेग और असमान वेग की स्थिति में औसत वेग, ये आपको निकालना है। उस पर एक सवाल आपको दिखा दिए गए। अब इस चैप्टर में हम लोग आगे जो पढ़ेंगे वो त्वरण के बारे में पढ़ेंगे। तो त्वरण पढ़ने के लिए हम लोग तैयार हो जाए। इसके लिए अच्छे से आपको 2-4 सवाल और आप लगाइएगा चाल पर, वेग पर। तो यहाँ तक की बात आपको मेरे समझ से समझ में आ गई होगी। कोई बात न समझ में आई हो तो आप प्रश्न के माध्यम से मैसेज करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।